अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंटी इम्यून ड्रग्स, ठीक है, इम्यून सप्रेसेंट्स। अच्छा, हमारे पास इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है इनेट, एक होती है अडेप्टिव। अडेप्टिव मतलब कि हम लोगों ने उसको अडेप्ट किया, खुद बनाया है। इनेट मतलब शुरू से हमारे पास, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि जी इसी के ख़िलाफ़ होगी, इसी बीमारी के ख़िलाफ़ होगी। लेकिन अडेप्टिव स्पेसिफिक होती है कि जी इसी बीमारी के ख़िलाफ़ ये इम्यूनिटी है, ठीक है। उसके बाद जो ये फास्ट रिस्पॉन्स है, ठीक है, फ़ौरन हो जाता है। कोई भी बाहर से आया है, जो क्या कहें, फ़ॉरेन एंटिटी, उसके ख़िलाफ़ ये स्टार्ट हो जाती है और ये स्लो रिस्पॉन्स होता है। इसमें हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स, मास्ट सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइट सेल्स और मोनोसाइट्स होते हैं। इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी सेल्स जो होते हैं ना, वो बनाते हैं हमारे पास प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल बनाते हैं एंटीबॉडीज़। और टी लिम्फोसाइट्स में हमारे पास होते हैं CD4+ और CD8+, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब अ, होता क्या हमारे पास, ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं। हमारे पास ना जब भी कोई एंटीजन आता है बॉडी के अंदर, ठीक है, एंटीजन मतलब फॉरेन एंटिटी, ठीक है, तो वो आके ना हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। जैसे कि हमारे पास होते हैं क्या, मास्ट सेल, या फिर कोई भी इस तरह का सेल है जो कि क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो ना एंटीजन को अपने ऊपर प्रेजेंट करता है एक किस्म का, ठीक है। उसके ऊपर ना प्रेजेंट होता है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी फैक्टर। इसके ऊपर ना ये आके ना ये प्रेजेंट करता है किसको, हमारे पास एंटीजन को। एंटीजन को ना प्रेजेंट करता है किसके लिए, टी सेल के लिए, टी लिम्फोसाइट के लिए। कि एक किस्म का ना इसने प्लेट में रख के एंटीजन को दे दिया कि ये लो एंटीजन देखो, इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है हमने, ठीक है। होता क्या है कि ये एंटीजन इसके साथ प्रेजेंट हो गया, इसके ऊपर होता है हमारे पास ये टी सेल है, इसके ऊपर CD4 होता है, ठीक है। CD4 इसके साथ कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है किसके, एंटीजन MHC के साथ, ठीक है। और ना हमारे पास एक इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन ये सिंगल रिस्पॉन्स नॉट इनफ, ठीक है, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी होता है हमारे पास, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, को स्टिमुलेशन। ये स्टिमुलेशन फिर होती है को स्टिमुलेशन। ये होती है हमारे पास किसके थ्रू, CD28 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, टी सेल के ऊपर। और CD28 रिसेप्टर मतलब कि CD80 और CD86 ये प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे। ये भी आपस में अटैच करते हैं। ये पहले स्टिमुलेशन हुई यहाँ पे, फिर को स्टिमुलेशन होती है यहाँ पे। तो फिर जो है हमारे पास क्या होता है कि टी सेल जो है ये एक्टिवेट होते हैं। टी सेल एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम इनसाइड आता है। कैल्शियम आता है तो ये कैल्सीन्यूरिन को एक्टिवेट करता है। कैल्सीन्यूरिन इंटरल्यूकिन 2 को इंक्रीज करता है उसकी अमाउंट, ठीक है। वो आगे देखते हैं करता किस तरह है। तो इंटरल्यूकिन 2 जो है ना ये रिलीज़ होती है टी सेल में से, ये बाहर आती है। इसके ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स। ये इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एमटोर जो एंजाइम है ना ये इंक्रीज होता है। एमटोर जो है ना ये क्या करता है, इसी टी सेल्स की ना प्रोलिफरेशन कराता है, मतलब कि इसकी सेल डिवीजन कराता है। तो ये एक टी सेल था, ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8। उसके बाद ये इंटरल्यूकिन 2 जो है ना जाके नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, दूसरी टी सेल्स, इनकी भी प्रोलिफरेशन कराता है और इनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। समझ लगी। एक एंटीजन आया, एंटीजन ने आके किसके साथ बाइंड किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसके साथ, MHC के साथ। MHC और इनके कॉम्प्लेक्स को किसने डिटेक्ट किया, CD4 ने। CD4+ हो गया, ये टी सेल था ना CD4 ने। फिर ये होगी स्टिमुलेशन, को स्टिमुलेशन होती है CD28 और CD80, CD86। तो ये दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम इनसाइड इंक्रीज, कैल्शियम इधर इंक्रीज हुई तो कैल्सीन्यूरिन एक्टिवेट हुआ। कैल्सीन्यूरिन ने क्या किया, इंटरल्यूकिन 2 की सिंथेसिस ज़्यादा। इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होता है बाहर, बाहर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स। वो यहाँ से बाहर गया, यहीं से इसने इसको एक्टिवेट किया, इधर से एक्टिवेट होता है एमटोर। एमटोर ने क्या किया, सेल प्रोलिफरेशन। तो हमारे पास इस एंटीजन के थ्रू हमने क्या किया, ये टी सेल ज़्यादा कर दिए,
टी सेल्स ने आगे इंटरल्यूकिन रिलीज़ की और नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट किया, मैक्रोफेजेस को, टी सेल्स को। ये सब क्या कर रहे हैं हमारे पास, इम्यूनिटी। अब हम लोगों ने इस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है, कम करना है। क्यों करना है, क्यों? कुछ डिजीज़ होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसे कि हमारे पास होती है SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथ्मेटोसिस, उसके बाद हमारे पास हो जाती है कुछ आर्थराइटिस वगैरह, ठीक है। हमने उनकी वजह से ना ये देनी होती है ताकि इम्यूनिटी कम हो जाए, ठीक है। या फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन मतलब कि हमारे पास एक टिश्यू को हम दूसरे के अंदर डालते हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट। तो अगले का जिसने रिसीव किया है उसको टिश्यू को, तो वो उस इस टिश्यू के खिलाफ कोई इम्यूनिटी ना बना दे, उसके लिए हम ये देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ड्रग्स सबसे पहले हमारे पास होते हैं कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। इसमें ये जो हमारे पास ड्रग्स है ना, ये कैल्सिन्यूरिन क्या करते हैं, NF-80 फॉस्फोराइलेटेड को डीफॉस्फोराइलेशन करा देते हैं। NF-80, ये NF-80 जाके इंटरल्यूकिन 2 की सिंथेसिस कराती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ना हमारे पास ना इस सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इम्यूनोफिलिन्स। वो इम्यूनोफिलिन्स में हमारे पास एग्जांपल है साइक्लोफिलिन और FK बाइंडिंग प्रोटीन। इनके साथ हमारे पास आके बाइंड करती हैं साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफिलिन के साथ साइक्लोस्पोरिन, और FK बाइंडिंग प्रोटीन के साथ टेक्रोलीमस। तो ये जो इनका कॉम्प्लेक्स है ना, ये बाहर से आई ड्रग्स और अंदर मौजूद थे क्या इनके जो बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स जाके इस कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करते हैं। कैल्सिन्यूरिन नहीं बनेगा तो इंटरल्यूकिन 2 नहीं रिलीज़ होगा और ये सारी जो इम्यूनिटी थी ये नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास होते हैं को स्टिमुलेशन ब्लॉकर्स। इसमें आते हैं हमारे पास बेलाटेसिट और एबाटेसिट। ये हमारे पास ना CD28 CD86 को हमारे पास क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इनके साथ बाइंड किया जाके और इनको ब्लॉक कर दिया। ये नहीं ब्लॉक होंगे तो को स्टिमुलेशन होगी नहीं। ये सिंगल स्टिमुलेशन जितना ज़रूरी है उतनी को स्टिमुलेशन ज़रूरी है इसके लिए, कैल्शियम के लिए, ठीक है। तो फिर भी नहीं होता। फिर एमटोर रिसेप्टर इनहिबिटर्स होते हैं। एमटोर हमारे पास क्या कर रहा था, इंटरल्यूकिन 2 इसको एक्टिवेट कर रहा था और ये सेल प्रोलिफरेशन कर रहा था। तो ये सेल प्रोलिफरेट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टी सेल्स नहीं बनेंगे। तो इसमें हमारे पास होती है क्या, साइरोलिमस और एविरोलिमस। इसमें लीमस आ गया, इसमें टेसिट आ गया, और ये इसमें नहीं है। अच्छा, उसके बाद होते हैं एंटामेटाबोलाइट्स। एंटामेटाबोलाइट्स क्या करते हैं कि ना हमारे पास DNA सिंथेसिस को ना किसी न किसी तरह रोकते हैं, ठीक है। ये एक अलग पूरा टॉपिक है। तो ये इन्होंने बस हमने ये याद करना है कि DNA सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, प्यूरिन्स नहीं बनने देते ये, ठीक है। प्यूरिन्स हमारे पास, प्यूरिन ज़रूरी है ना, प्यूरिन्स होते हैं, पायरिमिडीन्स होते हैं। तो प्यूरिन्स को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी सिंथेसिस नहीं कराते। तो क्या DNA बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं, DNA नहीं बनेगा तो क्या सेल की सिंथेसिस होगी, सेल बनेगा? नहीं। सेल में क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, DNA ही नहीं बनेगा तो क्या सेल साइकिल में नया सेल बनेगा? नहीं। फिर हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये इम्यून सप्रेसेंट्स होते हैं। ये भी इंटरल्यूकिन 2 की सिंथेसिस को कम कर देते हैं, ठीक है। ये भी एक अलग टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। इम्यून सप्रेसेंट होते हैं, इंटरल्यूकिन 2 को कम कर देते हैं, अलग टॉपिक है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा एलर्जी, ठीक है, एंटी एलर्जी। अब हमारे पास एलर्जी जो कॉज करते हैं ना वो होते हैं हिस्टामीन्स, ठीक है। एलर्जी इंड्यूसिंग जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, हिस्टामीन। प्रेजेंट इन मास्ट सेल, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, एंटीरोक्रोमफिन लाइक सेल्स इन GIT, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना प्रेजेंट है इन सेल्स के अंदर, और ये क्या कराते हैं, एलर्जी कराते हैं। अब होता क्या है हमारे पास ना, ये बी सेल है, बी सेल के ऊपर पहली दफ़ा आता है कोई ना कोई न्यू एंटीजन आके बाइंड कर जाता है। ये बी सेल कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल क्या रिलीज़ करता है हमारे पास, क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडी कौन सा है, IgE एंटीबॉडी। अब ये IgE एंटीबॉडी जो है ना जाके मास्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाता है, मास्ट सेल के ऊपर अटैच हो गया ये एंटीबॉडी, ठीक है। अब जब भी बाहर से दोबारा कोई एंटीजन आएगा सेम यही वाला, ये आके फ़ौरन इस एंटीबॉडी पे बाइंड कर जाएगा और ये मास्ट सेल रप्चर हो जाएगा और हिस्टामिन रिलीज़ हो जाएगा। हिस्टामिन रिलीज़ हो जाएगा तो हिस्टामिन क्या कराता है,
जाके ना इंटरल्यूकिन भी रिलीज़ होते हैं यहाँ से, वो अलग काम करते हैं, वो हमारे पास इम्यूनिटी में काम कर रहे थे ना। इंटरल्यूकिन्स क्या काम कर रहे थे, इम्यूनिटी में। तो ये हिस्टामिन्स क्या कराते हैं, ये कराते हैं हमारे पास जो हमारी क्या बोलेंगे उसको, एलर्जी, ठीक है। वो किस तरह से, अब हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास H1 H2 H3 H4, इसमें से H1 H2 हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, और एलर्जी में सिर्फ H1 इंपॉर्टेंट है। H2 जो है ना, ये HCl की सिक्रीशन कराता है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा HCl की सिंथेसिस, ठीक है। H2 रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे एंटी अल्सर ड्रग्स में। तो एंटी एलर्जी में हम लोग H1 के पढ़ेंगे, मेन टारगेट H1, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद है हमारे पास, H1 ब्लड वेसल्स में, स्मूथ मसल सेल्स में, ब्रोंकाई के, ब्रेन सेल्स में, और पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स में। ब्लड वेसल्स में कहाँ, एंडोथेलियल सेल्स में। अब दीज रिसेप्टर मीडिएट इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेशन कराते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स के ऊपर, लेट्स सपोज ये एक मेरी ब्लड वेसल है, इसके एंडोथेलियल सेल है, इसके ऊपर एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर क्या है हमारे पास, रिसेप्टर है किसके, हिस्टामिन के। हिस्टामिन आके इधर बाइंड करता है, तो ये वेजो डाइलेट हो जाते हैं। वेजो डाइलेशन क्या करवाता है हमारे पास, पोर्स खुल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उन पोर्स से क्या होता है कि वाटर लीक कर जाता है, उससे क्या होता है हमारे पास एडीमा हो जाता है, रेडनेस हो जाती है। उसके बाद स्मूथ मसल्स में जब ये डेट्स वाज ब्रोंकाई है मेरा, ठीक है, उसके ऊपर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं। इन स्मूथ मसल्स के ऊपर भी रिसेप्टर हैं, इन स्मूथ मसल्स के ऊपर हिस्टामिन बाइंड करती है, तो क्या कराती है, वैजो कंस्ट्रिक्शन। वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो सांस लेने में मसला आता है। एस्थमा इज ऑल्सो एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ब्रेन में हमारे पास ये वेकफुलनेस कराती है। उसके बाद पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स से पेन कराती है, इचिंग कराती है, ठीक है। कौन, हिस्टामिन। H2 जो है ये गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स में मौजूद है, हिस्टामिन बाइंडिंग H2, और ये HCl रिलीज कराता है। हिस्टामिन H2 से बाइंड करती है, HCl रिलीज कराता है। हमारा उससे काम नहीं है। H1 रिसेप्टर्स हम लोगों ने देखने हैं, ब्लॉकर्स। इसमें फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए ये सिडेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, सीडेशन। और ये इतने मतलब अच्छे नहीं है, पुअर H1 रिसेप्टर्स हैं ये, और भी कोलिनर्जिक एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पे भी बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पुअर H1 रिसेप्टर्स हैं, इसमें ये सारे नाम आ जाते हैं, ब्रोम्फिनेरामाइन, ब्रोम्फिनेरामाइन, क्लोरोफिनेरामाइन, उसके बाद क्लीमेस्टीन, उसके बाद हाइड्रोक्सीजीन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन न्यू है, ये लेस साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनके। इसमें आ जाती है सिटी रिजीन, उसके बाद डी स्लोरेटिडीन, फिर कोरेटिडीन वगैरह।